सबसे पहले हमने जो इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद करने की जो सोचा है वो आज मुल्क के जो हालात हैं जिसमें अक़लियतों के साथ जो मामला चल रहे हैं, जैसे कि कर्नाटक में हिजाब का मामला आया, उसके बाद सिलेबस में चेंजेस का मामला आया, तो हमने सोचा कि भाई जो लोग मिलत के लिए काम कर रहे हैं उनको एक जगह बुलाकर वो इस इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। जब हम ऐसे हालात का सामना करते हैं तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, जज्बात में आकर कोई गलत फ़ैसले तो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज कर्नाटक के अंदर कई लड़कियों का 1 साल बर्बाद हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इन इश्यूज़ पर मिलत के लोग बैठकर डिस्कशन करें कि ऐसे हालात आगे भी आएंगे और उसमें हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, हम लोग जो हैं इस काम को कंटिन्यू करेंगे। हम और भी जो है इलाक़ाई सतह पर ऐसे कॉन्फ्रेंसेस लेंगे। जो लोग आज यहाँ पर, आज पूरे रियासत से लोग यहाँ पर आए और जहाँ जहाँ से लोग नहीं आए हैं हम वहाँ पर फिर और पहुँचेंगे, हम अपने तौर पर पहुँचेंगे और वहाँ लोगों से हम डिस्कशन करेंगे। पब्लिक में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, हम उनसे बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, स्कूल चलाने वालों से बात करेंगे, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और इन हालात को जो है। फौजिया मैडम ने अभी तालीमी इदारे के बारे में बहुत सी मालूमात दी है जी, और यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी तौर पर खासदार साहब भी आए हुए हैं, तो आगे का लाए अमल क्या रहेगा? बस हम देखिए ये जो काम है ये मुसलमानों के सभी सेक्शन का काम है। हम ये चाहते हैं कि इस काम के लिए सभी लोग एक साथ काम करें। ये हमारा काम ही हम कह ये रहे हैं कि इज्तिमाई काम है, किसी एक शख्स का काम नहीं है। इसमें सियासतदान भी हमारे माविन हो सकते हैं, इसमें समाजी लोग भी हमारे माविन हो सकते हैं, इसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी हम साथ लेंगे और जो लोग जो है इसमें हर सतह पे जो काम कर रहे हैं उनको साथ में लेकर हम इंशाल्लाह ये काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, अभी उर्दू ज़बान से एतबार से देखा जाए तो उर्दू ज़बान बहुत पीछे हुई है दूसरी ज़बानों के मतहत, तो उर्दू ज़बान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बड़े बड़े उलमा दीन है और जो मुफक्किरीन है और जो नॉलेज रखते हैं इल्म के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उर्दू ज़बान तो हमारी रूह है। उर्दू ज़बान का ख़त्म होना इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। हम ये कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़बान को उसकी जो पुरानी शान और शौकत है फिर से वापस लाएं। हम उर्दू इदारे चलाने वाले लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने स्कूल का मियार बढ़ाएं, उर्दू में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम करें और उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अच्छे असातिज़ा उनको रखें और असातिज़ा जो रखें उनकी अच्छी ट्रेनिंग करें। उर्दू से पढ़ने वाला बच्चा पीछे नहीं जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कहीं ज़रूर कमी है जिसको हमको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए उर्दू तालीम के लिए, तो उसके लिए आप क्या मांग करेंगे? देखिए, जो भी सरकार जो है दूसरे मदारिस को देती है, जैसे मराठी मीडियम को देती है, जो भी और मीडियम्स के स्कूल्स को जो भी मदद देती है, हम ये चाहेंगे कि उर्दू स्कूल्स को भी वो मदद मिले और बग़ैर जो है देरी के मिले और उनको जो है वो मुसलसल मिलती रहे। सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तो वक्फ के चेयरमैन वजाहत मुदस्सिर साहब भी है और हमारे महाराष्ट्र में खासकर हमारे वक्फ की ज़मीनात भेज दिया है, तो क्या आपने उनसे खुलकर गुफ्तगी के साथ वक्त आ गया है कि आपकी ज़मीनात हमारे हवाले कीजिए ताकि हम खुद के काम कर सकें? नहीं, हमने गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन हमारा इरादा है कि हम उनके साथ बैठें और उनको बताएं कि भाई जो है इस वक्त जो ज़मीनात हैं, इस वक्त मैंने अभी अपनी तकरीर में ख़ुद कहा कि इदारे क़ायम करना बहुत मुश्किल हो गया है, ज़मीन ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, ज़मीन पे इमारतें बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ज़मीन ख़रीदने की बात आती है तो फिर उसमें करोड़ों रुपए लग जा रहे हैं। तो हम उनसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि भाई इन ज़मीनात को अच्छे इदारों को ज़रूर दें जहाँ पर अच्छे लोग स्कूल चला सकें। आपको कौम के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से काम कर रहा हूँ और हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारे जो एग्ज़ाम जो होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम IAS के, IPS के, आज हम गौर करें तो हमारे IAS ऑफिसर महाराष्ट्र में कितने हैं, उसके बाद में हमारे IPS ऑफिसर कितने हैं, MPSC के बच्चे कितने हैं, तो इसको हम कैसा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने दिल्ली से इनको भी बुलाया, सैयद ज़फ़र महमूद साहब को, उन्होंने भी हम काफ़ी अच्छा हमको ताउन किया। हमारा मेन मकसद ये है कि कंपटीशन के अंदर हमारे बच्चे कैसे आगे जाए। और अभी मैडम ने भी कहा था यहाँ पर कि हमको हर स्कूल से 5-5 बच्चे दीजिए। हम स्कॉलर बच्चे लेके उसमें से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयार भी करना चाहते हैं और एक वाम का एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं कि जो स्कूल कैंपस के अंदर ही हम हर चीज़ की मालूमात फराहम करें और ये स्कूल कोई सोसाइटी का नहीं रहेगा, कोई किसी का, कोई वहाँ पर मालिक नहीं रहेगा। जैसे एक मसलन मस्जिद किसकी, नमाज़ पढ़ने वालों की, तो इदारा किसका, पढ़ने वालों का और साथ देने वालों का। वहाँ आज देखेंगे आप हमारे जितने भी पॉम्पलेट निकले हैं साहब, उसमें किसी का भी नाम नहीं है,
सिर्फ उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए काम करना है। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सैयद इलियास अब्बास, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेडमास्टर था और मैं अभी रिटायर होकर ये काम कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी अंसारी है, मैं वार्म औरंगाबाद यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। आप औरंगाबाद से सर? जी औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद में भी वार्म की एक यूनिट है, हर ज़िले में एक यूनिट है, उस तरह से औरंगाबाद में एक यूनिट है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और हम इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं, वार्म का जो मिशन है उसी मिशन को हम लेके चल रहे हैं और हम इसको तालुका ज़िला महाराष्ट्र स्टेट और नेशनल लेवल तक भी चलाना चाह रहे हैं। आज आवाम में इस बात की चर्चा है कि हमारी ज़कात कुछ हमारी ज़कात में लाया जाए और इसके पे काम किया जाए, तो मुसलमानों को ठोस पैगाम नहीं कि हम ज़कात का वक्त आ गया है कि हम इससे इज्तिमाई तौर से कुछ अच्छा मनज़्ज़म तरीके से काम करें, कुछ पैगाम है आपकी तरफ से? लोगों ने ज़कात का मसरफ़ है ना एक ही बना दिया है कि मदारिस को दे, ठीक है मदारिस को देना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ मदारिस है उसमें इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें बहुत कम हो रही है। आप जब बोल रहे हैं ना 96% है ना, तो मदारिस में इस्तेमाल है और अपने 4% तो असरी मदारिस में हो रही है। असरी मदारिस में इसका म्याद बढ़ना चाहिए। लोगों ने ये मिशन चलाना चाहिए कि भाई इसका जो ज़कात है वो इसमें भी दे जाइए, असरी मदारिस में देना चाहिए, क्योंकि इल्म तो एक ही है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़ो। चीन में कौन सा इल्म था? दीदी इल्म थोड़ी था, यानी हर किस्म का इल्म हासिल करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। ये कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से आए और जिन्होंने बड़ी मेहनत की है हमेशा तालीमी एतबार से, ऐसे डॉक्टर जफ़र महमूद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमेशा राज्यसभा में अपनी बात उठाते हैं, ऐसे डॉक्टर फौजिया खान मैडम जी, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमेशा कौम की बात उठाने के लिए किसी से भी दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई इम्तियाज़ जलील साहब, पारेख साहब, महबूब साहब, जाकिर साहब और सभी स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और यहाँ पर बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, मैं सबसे पहले तो वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छे जो आज हालत हाज़रा के हिसाब से ज़रूरत थी, ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, एहतमाम किया गया। और एक बार फिर से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में की गई। हमारे मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, तो उनके नाम पे जो इदारा बना है और वहाँ से तालीमी कॉन्फ्रेंस की अगर शुरुआत होती है तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इसमें बरकत ही होगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। आज का माहौल आप सब जानते हैं, बहुत से मसले हैं और हर मसले से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ख़ास तौर पे तालीमी एतबार से है। किसी शायर ने कहा है, आज के इस तालीमी मसलों को देखकर एक शेर याद आया कि दर बदर भटकते हैं आफियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं आफियत नहीं मिलती, शहर तो अपना है शहरियत नहीं मिलती। इस तरह का कुछ तालीम एतबार से यहाँ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इसमें से अल्लाह चाहा ये आजमाइश है और ये आजमाइश से हमको अच्छी तरह से बाहर निकलना है। मुझसे पहले डॉक्टर जफ़र महमूद साहब ने, फौजिया मैडम ने बहुत अच्छी तरह से सारी बातें बताई और मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को रिपीट ना करूं, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले मैं अपनी बात ख़त्म करूं। कुछ बातें सामने आई, जैसा बताया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की पॉलिसी बनाने के लिए महाराष्ट्र शासन ने एक गठ तैयार किया है, स्टडी ग्रुप तैयार किया है, जिसमें 6 महीने से मैं भी एक मेंबर ऑफ असेंबली होने के नाते हूँ। इस बार फौजिया खान मैडम भी उसमें अभी इंक्लूड किए गए हैं। तो एक बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ।
RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कितने लोगों ने पढ़ा? आप मुझे हाथ ऊपर करके बताइए। आपने पढ़ा है तो आप ये समझ लीजिए राइट टू एजुकेशन एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लागू ही नहीं है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। और ये अभ्यागत जो बना है वो GR भी पढ़िए, वो GR में साफ साफ लिखा है कि RTE एजुकेशन एक्ट अल्पसंख्यक संस्था को लागू नहीं है, इसलिए उनकी शैक्षणिक पॉलिसी बनाने के लिए अभ्यासगढ़ बनाया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बिल्कुल लागू नहीं है। आप ये भूल जाइए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, लेकिन बशर्त ये है कि वो संस्था माइनॉरिटी बोल के, एक तो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोल के रजिस्टर होना चाहिए। ये बहुत अहम है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो भी फैसिलिटीज है, जो भी ऑटोनॉमी दी है, उसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या अभी हो ये रहा है कि हम नए स्कूल डालने का प्रस्ताव डालते, कुछ नए नए सोसाइटी रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कायदा किया है कि वो संस्था कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आधा नॉन माइनॉरिटी ट्रस्ट को हैंड ओवर ले रहे, चेंज रिपोर्ट में हमारे नाम डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि स्टेट नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के सीधे सीधे डायरेक्शन है कि कौन से इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होना चाहिए, कौन से नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे पहली कंडीशन यह है कि जब आपकी संस्था स्थापित की गई, इस्टेब्लिश कर गई, उस वक्त देयर शुड बी मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। और आपके और जो बायलॉज बनाते हैं ना हम लोग, जिसको बायलॉज बोलते हैं, घटना बोलते हैं, उसमें भी उल्लेख होना चाहिए कि आप माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। होता ये है, उनसे सोसाइटी में अपने चेंज रिपोर्ट में नाम दे देते हो। जब उनकी संस्था की स्थापना हुई तो मुश्किल से 2-4 लोग उसमें मेंबर मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल मत जाइए। आपको भले 5 साल लगेंगे नई स्कूल हासिल करने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल 30 के ऑटोनॉमी को हासिल करना है तो आपका ट्रस्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल के रजिस्टर होना बेहद जरूरी है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि RTE माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लागू नहीं है। आर्टिकल 31 में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से हमको लागू नहीं होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपील किया है। और GR में भी, जब GR का दूसरा पार्ट आया, उसमें पहले पेज पे लिखा है कि दिस शुड नॉट बी अप्लाइड टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये चीज आप हम सब खास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं। अभी एक बात और बताना मैं चाहता हूँ आपको कि पिछले अधिवेशन में मेरा एक लक्ष्य भी लगा था, कॉलिंग अटेंशन लगा था, ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही। तो एक आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के बाद में 4 मई 2020 को एक गवर्नमेंट ने GR निकाला था कि कोई भी नए अपॉइंटमेंट, हम चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई भी गवर्नमेंट के अनुदानित स्कूल में हो, कर नहीं पाते थे बोल के। तो मैंने वहाँ पे कॉलिंग अटेंशन किया। उस वक्त के आज भी वो वर्षाताई गायकवाड़ ने वहाँ पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो टीचर और नॉन टीचिंग जो पद है, इसको भर्ती करने की हम परमिशन जल्द दे रहे हैं। आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे करीब 26,617 टीचरों की जगह खाली है। करीब 1227 नॉन टीचिंग की जगह महाराष्ट्र में खाली है। और करीब 24% स्कूलों में हेडमास्टर की जगह खाली है उर्दू मीडियम। आपको मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 4 उर्दू स्कूल ऐसे हैं जहां पे एक भी टीचर अभी काम नहीं कर रहे, एक भी टीचर नहीं है। किसी तो भी गांव के, वो ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह तो भी गांव के इधर उधर के लोग टीचर लाके कर रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रस्ताव टीचिंग और नॉन टीचिंग को भरने का प्रस्ताव शालेय शिक्षा विभाग की तरफ से फाइनेंस की तरफ चला गया है। फाइनेंस के सेक्रेटरी से भी मेरी मुलाकात है, उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द इसको रिलीज करने जा रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक और उसमें गलती निकाली थी
कि सिर्फ साइंस और इंग्लिश के हम टीचर भरेंगे, बाकी भरेंगे नहीं। ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन फिर फाइल एजुकेशन विभाग की तरफ हुई, फिर से फाइल एजुकेशन विभाग ने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते। कुछ कुछ स्कूलों में एक भी उर्दू मीडियम, उर्दू पढ़ाने के लिए, मराठी या लैंग्वेज पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, वहाँ देना बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमको समझ के काम करना है, ऑटोनॉमी है और ऑटोनॉमी का इस्तेमाल हमको करना है। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई, फौजिया मैडम ने, कि हमारे डिवीजन बंद हो रहे हैं संख्या कम होने की वजह से। आपको बताना चाहता हूं मैं, 2013 में औरंगाबाद बेंच ने, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिस तरह से हिली विभाग, जिसे हम डोंगरी कहते हैं, हिली विभाग और एसटी आदिवासी स्कूलों में 20 अगर बच्चे रहते तो उसके एक सेक्शन माना जाता है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का 30 का या बाकी इंस्टीट्यूशन का 30 बच्चे रहते हुए माना जाता है। कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 20 भी बच्चे रहते हैं तो उर्दू स्कूलों का सेक्शन माना जाएगा। यह जजमेंट लेके आप शिक्षण अधिकारी से लड़ो। हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे लेवल पे कि इसका शासन जीआर निकाल ले कि जिस तरह से आपने डोंगरी विभाग के लिए, हिली विभाग के लिए और आदिवासी विभाग के लिए जिस तरह से सहूलत दी है, वही सहूलत हमको उर्दू स्कूलों के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के होना चाहिए। ये हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। मैडम ने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरह से अभी एससी समाज के लिए बार्टी का एक संस्था है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ओबीसी के लिए महाज्योति है, उसी तरह से अल्पसंख्यक एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनकी वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि ऐसी संस्था, ऑटोनॉमस संस्था बनाई जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह यहाँ पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हैं, हम सब मिलकर इसका पूरा पाठ पुरावा करेंगे और अल्लाह चाहा तो जल्द से जल्द इसको काम करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले वक्फ बोर्ड के कुछ इशू बहुत अच्छी तरह से बताए गए, बिल्कुल सही है। इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास में, करीब करीब 97,000 एकड़। अगर ये प्रॉपर्टी का रेवेन्यू अगर आता है ना ईमानदारी से, तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पैसे की भी जरूरत हमको पड़ने वाली नहीं। इतनी प्रॉपर्टी हमारी खुद की है, लेकिन जरूरत है इसको काम करने की। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही। आप अगर देखें तो करीब करीब 35-40% प्रॉपर्टी के ऊपर इनलीगल पोजीशन हुआ है, और बदकिस्मती ऐसी है कि इसमें से 70 से 80% इनलीगल पोजीशन करने वाले हमारे कौम के लोग। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर आपके भी नजरों में कहीं आता है तो उसको हम अपने ताबे में लेंगे और ये करेंगे। इम्तियाज जलील साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हम औरंगाबाद में 87 एकड़ जमीन पे इलीगल पोजीशन था। खुद इम्तियाज जलील साहब वहाँ जाके अधिकारियों को पीछे रख के पूरे बोर्ड ने वहाँ पे काम किया और उनको जगह हमने अपने ताबे में लेने का काम किया। और 16 FIR हम लोगों ने किए हैं, जिसमें भी इलीगल पोजीशन किया हमने पूरे महाराष्ट्र भर में 16 FIR किए हैं, जिसमें एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार ये रैंक के लोग हैं जिनके ऊपर FIR की गई और FIR करके जमीन वापस ताबे में लेने का काम हमने किया है। बहुत सी वक्फ बोर्ड की दुश्वारियां हैं, लेकिन हम उसको धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मसला था कि हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और काम करने वाले 24 से 25 लोग थे, जिसमें से भी 7 से 8 लोग क्लास 4 के थे, चपरासी थे। तो इतने बड़ी प्रॉपर्टी को संभालना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह का करम है, हम सब ने मेहनत की। हमारे तमाम मेंबरान ने, खासतौर पे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेहनत की और 169 लोगों की भरने की परमिशन हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है। अब वक्फ बोर्ड पूरे फोर्स के साथ इंशाल्लाह काम करेगा। आप देखिए 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वक्फ बोर्ड में 11 मेंबरान और एकदम अपने अपने फील्ड में महारत रखने वाले लोग इस मेंबरान इसमें काम कर रहे हैं। और आपको यकीन दिलाता हूं कि वक्फ बोर्ड के काम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएंगी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि बिल्कुल बहुत सी दुश्वारियां हैं, कई पेंडेंसी बहुत है, लेकिन इस पेंडेंसी को दूर करने के लिए हमारी अब जल्द 2 दिन के बाद 2 दिन की मीटिंग है, 17 और 18 तारीख को। मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के मसले हो और कोई भी मसले हो, स्पीड अप करके जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं अपने खत्म करने से पहले बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन अभी तक जैसा
गोंदिया या नागपुर से कोई आता है तो औरंगाबाद आने में उसको 700-800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। तो अभी हमने ऑनलाइन पोर्टल चालू करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बैठे बैठे नागपुर से ऑनलाइन या बैठे बैठे कोंकण के किसी इलाके से ऑनलाइन सबमिशन हो जाए और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देने के काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस पे काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इसके नतीजे भी हमको देखने मिलेंगे। शायद मुझे लगता 10 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। फिर एक बार आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने सही कहा, आप किसी ने कहा कि ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हर जगह होना चाहिए। मैं आप ही कीजिए, लेकिन पूरा जिम्मा हमको दीजिए। अमरावती और नागपुर में पूरा खर्च इंशाल्लाह हम उठाएंगे। बस आप और आपके लोग लेके आइए। ये कॉन्फ्रेंस को पूरे महाराष्ट्र में हमको परकुलेट करना है। बस इतना ही कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आज हम सब जिस मकसद से बैठे, अल्लाह इस मकसद में कामयाब करे। मीनिंगफुल नहीं रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल मेक श्योर किया है कि मुस्लिम वोट अगर पूरे भी एक तरफ जाए तो हम दूसरे वोट्स को इस तरह कंसोलिडेट करेंगे कि आप कितनी भी आप ताकत लगा लें। हम पॉलिटिकली मीनिंगलेस अगर सिर्फ कॉरपोरेशन और जिला परिषद और पंचायत समितियों को छोड़ दें तो हम जैसे सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स ही रह जाते हैं। वजाहत मिर्जा जी है, जहाँ जो हम चुन के नहीं आ सकते तो हमको नॉमिनेट किया है। पॉलिटिकली हम मीनिंगलेस हो गए, कल्चरली हम डिटोरिएट हो गए। हमारी तहजीब जिसकी मिसाल दी जाती थी कभी कि मुस्लिम समाज की तहजीब से हमने सबक सीखना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या आदाब, क्या तहजीब। आज अगर हम देखें किसी शादी में जाके देख लीजिए क्या बिहेवियर रहता है हमारे माशरे में। वो खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, सफाई सुथराई, जो कुछ हमको हमारे दीन में सिखाया है आज उसमें हम डिटोरिएट हो गए, मॉरली कॉम्प्रोमाइज हो गए। अखलाक जो है हमारे इतने कॉम्प्रोमाइज हैं कि हमारा यूथ आज पान कपड़ों पर रात भर खड़ा हुआ नजर आता है। हमारा यूथ अब बिल्कुल उसका ज़मीर उसको मलामत नहीं करता है अगर वो चरस, गांजा, पीना, खाना इसमें मुलव्विस है और वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। हमारी कौम के अंदर इतनी लेजीनेस आ गई है, इतनी काहिली आ गई है, उस काहिली को दूर करना, मेहनत की सिफत पैदा करना। जब अमेरिका बना तो अमेरिका में सबसे पहले उन्होंने ये बात सोची कि एक नेशन अगर हम बना रहे हैं तो इंडस्ट्रियस होना चाहिए, मेहनती नेशन होना चाहिए। तो मेहनती माशरा बनना, मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कर रही हूँ कि बस हमारे कंधों पर ही मुल्क का जो है हमारे माशरे की बेहतरी है। इसके लिए हम तालीम के मैदान में काम करने वाले लोग हैं। तो सिर्फ लिटरेसी प्रोवाइड करके हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमको उसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। और जो है आज गवर्नमेंट जो इंटरफेयर कर रही है हमारे मामला, आप सोचिए 3 तलाक का बिल आया, 3 तलाक का मिसयूज हो रहा था कि नहीं हो रहा, वो रिफॉर्म हमने से आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए। तीसरी शक्ति अपना मजहब हमारे दीन की किताबें पढ़ रही है, उसको समझ रही है, उसको ट्विस्ट कर रही है। हम अपने दीन की किताबें पढ़ने गए हैं, हम अरबी में पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ना हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमको पता है हम क्या बोल रहे हैं, ज्यादातर जनरल किस तरह रख रहे हैं। तो अब इन हालात का इलाज उस पर बात कर रहे हैं, हम इसी इलाज की बात कर रहे हैं। इन हालात को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? पॉलिटिकल रास्ता तो हरगिज नहीं है। मैं आपको पॉलिटिकल पावर ना उतने हमको नंबर्स में मिल सकता है, ना आज हम पॉलिटिकल जवाब देकर उनके इश्यूज को और बड़े बनाने का काम करना नहीं चाहिए। आज सबर करने का वक्त है, कंसोलिडेशन का वक्त है। जैसे सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ह्यूमिलेटिंग टर्म्स पर उन्होंने ट्रीटी को साइन करके मदीना वापस जाकर अपनी
फॉर्म को कंसोलिडेट किया, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग की, और फिर जब वापस आए तो किसी कोई उनको रोक नहीं सका। तो उस कंसोलिडेशन का वक्त लेना और हमको तालीम के जरिए यही हासिल करना है। हम, आपने कहा इदारे चला रहे हैं, क्वांटिटेटिव ग्रोथ हमारी बहुत है, क्वांटिटेटिवली हम कम नहीं है, हम क्वालिटेटिवली कम। अगर क्वालिटेटिवली हम बिल्डअप करेंगे अपने आप को, तो यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग संस्था चालक हैं, महाराष्ट्र से मैं जानती हूँ पर्सनली आपको, और हम सब ने तो जिम्मेदारी उठाई है संस्थाएं चलाने की। तो हमारी जिम्मेदारी इस क्वालिटी को किस तरह हम अफोर्ड कर सके, ये है, मुझे ऐसा लगता है। आज हम अपने माशरे में ख़वातीन के जो भी हुकूक अल्लाह ने दिए हैं वो हम पूरे नहीं कर रहे हैं, न इनहेरिटेंस में, न मैरिज में, न तलाक में, न उनकी आइडेंटिटी हमने बराबर रखी है। हलाल और हराम का फर्क हमने खत्म कर दिया है। हमारा काम ज्यादातर, आज सबसे बड़ा मसला तालीमी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आपको जहां पहुंचना है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है क्रिमिनल्स को अपने लीडर बना रहे हैं कॉर्पोरेशंस में, जबकि एक लीडर होता था पहले जमाने में, किरदार का, छपड़ा लिखा, बैरिस्टर, फलाना, ये वो, जिसको लोग लुकअप करते थे, उस तालीम याफ्ता इंसान को, अच्छे किरदार वाले इंसान को, वो हमारा लीडर होता था इस जमाने। आज हमारा लीडर जो है वो क्रिमिनल है, चरस डालने का धंधा करने वाला है, हमारे यूथ को मिसगाइड करने वाला है और गलत तरीके से, हराम तरीके से पैसे कमाने वाला है। आज के हालात ये हो गए, कहीं भी देख लीजिए आपके लीडर्स जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनको चुन रहे हैं, वो लीडर्स हैं जो नेतों के आ रहे हैं अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जो जिनके किरदार क्वेश्चनेबल है, हलाल की तरफ हम उससे हट रहे। तो ये सब चीजें जो है अगर हमको वापस लाना है तो हमको अपने तालीमी इदारों के जरिए से ही लाना होगा, ऐसे मुझे लगता है। और इसके सिवा अगर हम वो एम न बनाए तो हमारे लिए फिर रास्ता मुश्किल। क्वांटिटेटिवली तो हम ग्रो हो जाएंगे, हमारे सारे डिमांड्स भी क्वांटिटेटिवली होते हैं, इदारे भी हम शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं इदारी तौर पर, और फिर एक दूसरा आदमी सोचता है कि इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, मेरा भी एक इदारा। तो इदारे बढ़ रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। तो इस क्वालिटी को हम किस तरह ला सकते हैं, इस पर आज गौरव फिक्र होने की जरूरत है, समझे। महाराष्ट्र में मुझे आपने टॉपिक दिया है महाराष्ट्र की तालीमी पॉलिसी, हाँ आज का जो, लेकिन मैं ये बैकग्राउंड को बताना चाहती हूँ, जरूरी समझना। अब पॉलिसी जब हम प्लेन कर रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल में महाराष्ट्र पॉलिसी बनाने की अंदर 1,04,968 स्कूल है। कुछ ऑफिशियल फिगर्स में दे रही हूँ, जिसमें उर्दू स्कूल्स हैं 4,900 उर्दू मीडियम स्कूल जो फुल्ली ग्रांट दिए हुए, जिसका यूनिफॉर्म का पैसा आता है, किताबों का पैसा आता है, बच्चों का खाना आता है, मिड डे मील आता है। बहुत भारी रकम सरकार स्पेंड कर रही है इन चीज़ों पर। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उर्दू मीडियम स्कूल्स है मुल्क में। उर्दू मीडियम स्कूल्स की जगह प्राइवेट एडेड स्कूल सबसे ज्यादा है पूरे मुल्क में। अगर देखा जाए तो 28,276 स्कूल हैं, जिसमें से 4,900 महाराष्ट्र में। और गवर्नमेंट के पूरे मुल्क में स्कूल 16,380 हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स 18,000 हैं, जिसमें हमारे बच्चे बहुत भारी तादाद में पढ़ते हैं। देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम। हमारे स्कूलों की तादाद कम होती जा रही है, इंग्लिश मीडियम की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं, चाहे मराठी हो, कोई भी इंग्लिश मीडियम हो,
वो मीडियम छोड़ के लोग इंग्लिश मीडियम में जाना पसंद कर रहे हैं। घर में काम करने वाली मुलाजिमा चाहिए कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। 18,000 आज स्कूल में ऐसा कुछ सर्वेज बताते हैं। 60,000 मदरसे हैं महाराष्ट्र में, यहाँ भी हमारे बच्चे बड़ी तादाद में पढ़ रहे हैं। तो हमारे बच्चे सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, ये बाकी स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं। उर्दू मीडियम की जहाँ तक बात है तो आज तक उर्दू मीडियम से बहुत डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, IT प्रोफेशनल्स बने हैं, जर्नलिस्ट तैयार हुए हैं। बहुत अच्छा आज स्कूलों का रिजल्ट रहा है और हम देख रहे हैं हमारे माशरे में ये सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वजाहत मिर्जा साहब और हम परेशान इस बात से है कि हमको मुसलमान ऑफिसर नहीं मिल रहा है वक्फ बोर्ड के CEO बनाने के, क्योंकि कानून कहता है कि CEO वक्फ का मुसलमान होना चाहिए, तो उसमें ऑनेस्टी हो, उसमें अच्छी सलाहियत हो। ऐसा ऑफिसर ढूंढने के लिए हम परेशान हो रहे हैं। तो हमको दिख नहीं रहा, कोई IAS नहीं नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, हमको कोई ऐसा ऑफिसर नहीं नजर आ रहा है जो ऐसा क्यों है। हमारे बच्चे ऑफिसर क्यों नहीं बन रहे, हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों अच्छी तादाद में पास नहीं कर रहे हैं, बहुत कम क्यों हमारा परसेंटेज है, ये हमको सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों तरफ से बात करें, सरकार ने क्या करना चाहिए और हमने क्या करना चाहिए एक माशरे की हैसियत से, क्योंकि अगर हम सब कुछ सरकार पे ही छोड़ देंगे तो क्या हमको आउटकम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन में एक स्पिरिट की जरूरत है, उसके अंदर रूह की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है। सिर्फ इदारे चलाने से नहीं हो सकता है। एजुकेशन में हम बुलंद तरीके का इंसान हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो हम जब तक अपने स्कूलों के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वो स्पिरिट न डाल दें, वो कमिटमेंट न डाल दें, तब तक ये हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को मैं ये दोनों चीज़ों में डिविजन करना चाहती हूँ कि सरकार से हमने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और आपने एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट अभी दिया जिसमें हमारे मसाइल क्या हैं वो भी हमको गाइडलाइंस अच्छी उम्दा है, उसका फायदा मिलेगा। इसमें जो इंस्पेक्टर्स हैं उर्दू मीडियम स्कूल्स को इंस्पेक्ट करने आते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। नॉन उर्दू जानने वाले लोग उर्दू मीडियम का आके इंस्पेक्शन करते हैं, इसका कोई केडर नहीं है। सारथी भारती जो योजना बनाई गई है सरकार की मराठा कम्युनिटी के लिए, दूसरे कम्युनिटीज के लिए, हमारे लिए भी बननी चाहिए, क्योंकि किसी तरह हमारे ऑफिसर्स ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं। जो है स्टाफ वैकेंसीज का मसला आपने रखा है। स्कूल्स जो है 20 बच्चे अगर हैं तो स्कूल का डिवीजन बंद हो जाता है, जबकि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलता है कि अगर एक भी बच्चा हो नेबरहुड में तो आपको उसके लिए स्कूल चलाना ही है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी डिसीजन से ऐसा मुझे लगता है। लाइब्रेरीज की बात की आपने, स्पोर्ट्स की बात की, इसमें टीचर अवार्ड्स की बात की, हमारे बच्चों के लिए लोन्स मिलने की बात की, और प्री प्राइमरी एजुकेशन का फोकस। इसकी एक कमेटी पे मैं थी जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो इसकी मैंने मेरे चेयरमैनशिप में प्री प्राइमरी एजुकेशन की एक कमेटी बनी थी, जिसका मैंने जो है रिपोर्ट सरकार को दी थी, जिसमें कुछ नहीं किया गया। अब NEP जो आई है नहीं, उसमें वो चीज़ें सब इंक्लूडेड हैं, लेकिन अमल होना चाहिए। जब तक RT में वो आता नहीं है, 3 to 6 years भी इंक्लूड नहीं होते हैं, तब तक एंड इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट कब करेगी मुझे भी पता नहीं है। तो ये बातें जो है सरकार से तो हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कम्युनिटी में हमने एज अ कम्युनिटी क्या होना चाहिए हमारे एक दाहियापन। मारूफ साहब, आपके जरिए से अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, हमारा भी एक फेडरेशन है ऑल माइनॉरिटीज का, हम लोगों को इस क्वालिटी पे ही फोकस करना है। इस
क्वालिटी पे कैसे हम इस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज सूरत हाल ऐसा है कि हम अपना इदारा खोल लेते हैं, लेकिन हम इदारा क्यों खोल रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। इदारे का मकसद क्या है, क्योंकि आज इसको एक बिजनेस बना दिया गया है आज के मैदानों में। एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस, वो पैसे अर्न करने का एक रास्ता बना दिया गया है, और इसको हम लोग जो है बहुत, मैं वो उसको इलैबोरेट यहाँ नहीं करना चाहती थी, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम सच में उस क्वालिटी की एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक स्कूल है पढ़ने के लिए, CBSE स्कूल है। मेरा स्कूल 1994 में शुरू हुआ, आज तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। हर साल 100% रिजल्ट आता है, हर साल एक भी बच्चा हमारा सेकेंड क्लास में आता है, फर्स्ट क्लास ही आता है। हमारे स्कूल के 90% बच्चे जो हमारे स्कूल से पढ़े हैं, मुजफ्फर इकबाल साहब है, मैं सच बोल रही हूँ कि गलत हो, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IITs बनते हैं, और हायर एजुकेशन लेवल तक ड्रॉप आउट बहुत ही 0.5% भी होगा, 0.1% होगा। हर बच्चा प्रोफेशनल एजुकेशन में जा रहा है, क्योंकि उसका फंडामेंटल एजुकेशन साउंड है। उसके लिए जो मेहनत है, इंक्लूडिंग मी, आज भी मैं मेरे स्कूल में ग्रामर क्लासेस ऑनलाइन लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत मशहूर हूँ, लेकिन ये क्यों? इसलिए कि जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक क्वालिटी आ ही नहीं सकती। और मेहनत कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, घंटी से स्कूल नहीं चल सकती। लोअर एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन, घंटी बजी आ गई, घंटी बजी चले गए। जब आपके हवाले बच्चे हैं, ह्यूमन लाइव्स हैं, उन ह्यूमन लाइव्स को मोल्ड करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके, ये न सिर्फ रिजल्ट बल्कि अच्छे इंसान बनाने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी है, कमिटमेंट की जरूरत है। और उस कमिटमेंट के लिए टाइम आप बराबर निकाल सकते हैं। वक्त नहीं है कि मैं नहीं मानती, वक्त हमेशा क्रिएट हो सकता है, और मैं वक्त बहुत क्रिएट करती हूँ, क्योंकि कितने पीरियड्स में मैं अलग तरीके पे काम कर रही हूँ। मैं वक्त क्रिएट कर सकती हूँ, तो आप सब हम सब कर सकते हैं। वक्त नहीं है, अच्छी तरह सो के, अच्छी तरह खाने पे टाइम स्पेंड करके भी वक्त होता है। आई डोंट बिलीव देयर इज नो टाइम। तो ये चीज हमें एम करना चाहिए। हमारे ऑफिसर्स बने, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अगर दूर करने की बात आपने की, अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए हम लोग भी एम्प्लॉय करते हैं। अरे एम्प्लॉयबल पीपल आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट देंगे ना हम। हमारे पास डिग्रीज लेके लोग आते हैं, लेकिन एक वर्ड लिख नहीं सकते हैं, एक रीड नहीं कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं? हम बेरोजगारी की जहाँ बात करते हैं, हमें एम्प्लॉयबल यूथ की भी बात करनी है। और ऑफिसर अगर बनाना है तो एम्प्लॉयबल, उसमें कैपेसिटी जो तैयार होनी चाहिए, वो कैपेसिटी तैयार करने का काम हमारा ही तो है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो अगर हम ये करना हमारा एम है, तो हमें टीचर्स एजुकेशन को फोकस करना। हमारे टीचर्स की आज BEd के कोर्सेज मुझे नहीं लगता है कि कोई कारण बने, इसलिए वो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बना रहे। हमारा रेजिस्टेंस होता है, टैक्स मत दो, टैक्स मत दो, फलाना मत दो, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। दर्जा टीचर का नहीं बढ़ेगा तो बच्चों का कैसा? उसके लिए करना होगा हमको अपने तौर पर, एज ए कम्युनिटी। सरकार कुछ भी करे, हमको उस दर्जे को दुरुस्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़ के काम करना होगा। हमको अपने दीन से एजुकेशन को लिंक करना, चाहे सरकार की पॉलिसी कुछ भी हो। हम दीनी तालीम तो ये नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप दीनी तालीम तो वो मना है कानून, लेकिन आप मॉरल एजुकेशन इंटीग्रेटेड तरीके से अपने क्लासरूम्स में दे सकते हैं। इंटीग्रेशन हमको अपने टीचर्स को सिखाना पड़ेगा।
थ्रू हम मॉरल सिखा सकते हैं, साइंस के थ्रू सिखा सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू सिखा सकते हैं, सोशल स्टडीज के थ्रू सिखा सकते हैं। वो इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर टीचर में हो कि हर बात को आप एग्जाम्पल दो अपने दीन का, वहाँ अपने रसूल का, अपने उम्मत का, कैसे हम कैरेक्टर डील कर सकते हैं, तो वो लिंकिंग हमको कोई आगे कानूनन तो देगा नहीं, हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे टीचर्स को हमको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मॉरल एजुकेशन का हर मजहब एक ही बात सिखाता है। झूठ बोलना कोई मजहब बोलता है क्या? झूठ बोलो नहीं। कोई मजहब बोलता है चोरी करो, शराब पियो नहीं। तो हमको वही सिखाना है, लेकिन हमारे टीचर खाली टेक्स्ट बुक के बाहर आते ही नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने में बस उनका फोकस होता है। तो सिलेबस को अगर हम टेक्स्ट बुक को अपना एंड समझेंगे, ये सब होलसम डेवलपमेंट कैसा होगा? हमारा होलसम एजुकेशन देना होगा हमको। और इसीलिए आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा कहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। अपने बच्चे को हमको सोचना सिखाना है, सवाल करना सिखाना है, क्रिएटिविटी उसमें पैदा करना है। जो आइंस्टाइन की जो हम देखते हैं एग्जाम्पल, उतना ही है कि थिंक ऑन हिज ओन। हमारे बच्चे अपने आप नहीं सोच सकते हैं, ग्रेट बन गया नहीं, हमको बनाना है, हमको सोचने वाले इंडिविजुअल्स बनाना है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी जो है उसका एप्लीकेशन करना है, ये हम अपनी कम्युनिटी से कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक बात बड़ी अच्छी कही, सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री कैन बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस इन द क्लासरूम। आप देखते हैं कि ज्यादातर लास्ट बेंच वाले दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं। बहुत मेरिटोरियस एकेडमिशियंस जो मेरिटोरियस रिजल्ट लाए हैं, समटाइम्स वो पीछे रह जाते हैं दुनिया में, छोटे लेवल पे रह जाते हैं, और जो टॉप पे जाते हैं वो बैक बेंचर्स जाते हैं। उन बैक बेंचर्स को आप डायरेक्शन दो। आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपने कल्चरल एजुकेशन की बात की, उसका कहाँ टैलेंट है उसको वहाँ ले जाइए। बहुत टैलेंट है हमारी कम्युनिटी, अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। देखो एक्टर्स के नाम देखिए आप, सलमान खान, फलाने खान, ये खान, वो खान, कितने खान है फिल्म इंडस्ट्री में, टैलेंट कितना है। ये टैलेंट आप क्यों नहीं हो सकता है, सही चैनलाइज क्यों नहीं हो सकता है, ये हमको करना पड़ेगा अपने एजुकेशनल सिस्टम में। और वो काम हमें करना है, हम किसी और के लिए वेट नहीं कर सकते। कोई लीडर नहीं आएगा, कोई मजहबी रहनुमा नहीं आएगा, उनके अपने मजहबी रहनुमाओं की भी अपनी पॉलिटिक्स है, उनके भी अपनी जो है स्ट्रगल फॉर अपमैनशिप है। माफ करना नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मसला क्या है, अलग अलग मसला, इसमें तुम नहीं आ सकते, उसमें हम नहीं जा सकते, क्या है, ये क्या इजाजत है इसकी इस्लाम में? हमको नहीं है। इतनी बात काफी है कहने की। अगर वो हमारे इंसानों को कैरेक्टर की बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें करना होगा अपने एजुकेशनल सिस्टम से। सरकार पैसे दे रही है हमें इसके लिए, तो सरकार का पैसा दो, अपने इंडिविजुअल्स को हाई कैरेक्टर बनाओ, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दो, ताकि ऑफिसर, इसने रोका मुझे ऑफिसर बनने से। सरकार पैसे दे रही है, खाना दे रही है, पीना दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, बुक्स दे रही है, नहीं दे रही है क्या? 50-50 हज़ार से ऊपर तो नहीं दे रही है, लाख में, फिर भी नहीं कर रहे हैं तो क्या, किसकी गलती? मजाक मिर्जा साहब वक्फ में कितनी जमीन, कौन बेच रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है? ये सवाल अपने आप से करना होगा। जब तक हमारे अंदर ईमानदारी और कमिटमेंट नहीं आता है, तब तक हम कहाँ होते बैठेंगे सरकार के सामने? हमारे हालात में है, हमारी तालीम में है, हमको उठना पड़ेगा। उठिए, तालीम इदारा चला रहे हैं तो उठिए, मेहनत सिखाइए अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, उनके अंदर ऐसे सिफात पैदा करिए कि वो रेगुलर हो। गरीब लोग हैं हमारे पास,
सबसे आसान काम है दुनिया, सबसे आसान काम है। बच्चे का माइंड ऐसा होता है, अपने टीचर को तो वो सबसे ऊपर समझता है, टीचर को देख के बस जैसा टीचर है वैसा ही बनना चाहता है। टीचर अच्छे बने तो बच्चे अच्छे बने, इसलिए हमको मेहनत करनी होगी और ये सब चीज़ों पर एक दाने अमल तय करना होगा। आज की कॉन्फ्रेंस में इस बात का दाने अमल तय होगा, तो इदारे खोलना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मदर एनजीओ को तो सबको जोड़ के सबके साथ मैं बोलती हूँ डेटा बैंक बनाइए, अपने बच्चों का जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका डेटा बैंक बनाइए, ताकि हम उन बच्चों को हर स्कूल हर कॉलेज में मेरिटोरियस बच्चे हैं एक जगह लाइए सारा डेटा, उन बच्चों के साथ हम अलग अलग उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। कितने लोग अच्छे काम करने वाले हैं आज दुनिया में, बेहतरीन काम हो रहा है, कितने तंजीमें हैं, वो बच्चों को वहां से हम आते सपोर्ट देने का काम करेंगे। हमारे पास डेटा तो दीजिए मेरिटोरियस बच्चों का, अपने स्कूल के फर्स्ट 5 बच्चों के नाम दे दीजिए, देखिए हम लोग फर्स्ट 5 बच्चों को आगे ले जाते हैं ना। टैलेंट अच्छे स्पोर्ट्समैन के नाम दीजिए, अच्छे अदाकारों के नाम दीजिए, गाने वालों, कोई भी जो टैलेंट होगा, ड्राइंग पेंटिंग, वो बच्चों के नाम दीजिए हमारे पास, हम उन बच्चों को भरने का काम करेंगे। ये पॉलिटिशियन का काम है, वो हम करेंगे, लेकिन आप उनको दीजिए डेटा और आप इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। उन बच्चों के नाम, फोन नंबर, कितना भी गरीब बच्चा हो उसकी मदद करेंगे हम सब मिलकर, सरकार के पास जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। बस इससे आगे मैं और बात नहीं करना चाहूंगी। अपनी बात खत्म करने से पहले आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, दिस शुड बिकम अ नेशनल इशू, नॉट ओनली नेशनल इशू, it should become a dini issue for us। हर मुसलमान को ये काम करना चाहिए और ईमानदारी से, कमिटमेंट से करना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड सफर्स नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो हमको आप खामोश नहीं रहना है, हमको परचम उठा के, हमारे रसूल का परचम उठाकर उनके एम्बेसडर्स तैयार करने हैं इस मुल्क में, इस महाराष्ट्र में। वो एम्बेसडर्स तैयार करने का काम अगर हम करते हैं तो लोग हमको देख के ही समझ जाएंगे, अरे ये लोग इतने बुलंद किरदार के लोग हैं, इनका दीन भी उतना बुलंद है, इनका रसूल भी इतना बुलंद है। ये बात तो हम इमेज देख के तो आएगा ना, हम सिर्फ अपने आप को घरों में लपेट के रखने से ये नहीं होगा, हमको आगे आना होगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। इतना ही कहती हूँ और अपनी बात खत्म करती हूँ।